आज हम लेके आए हैं अपनी इस वीडियो सीरीज में जेईई मेन से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन जो कि इसी सेशन में यानी 2025 में ही आए थे। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, जो कि एक कांस्टेंट फोर्स फील्ड में एंटर करती है, जिसकी डायरेक्शन जी एक्सिस यानी जेड एक्सिस में, और ये कुछ देर तक उस फील्ड में रहती है और वो समय है 5/3 सेकेंड्स। और उसके बाद बोल रखा है कि जब ये बाहर निकलेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, आपको वो आइडेंटिफाई करनी है, यानी उसकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इनिशियल वेलोसिटी जो v इनिशियल लिखा है उसको हम u की तरह प्रोजेक्ट करेंगे, और ये गिवन है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में तो ऑब्वियसली गिवन है, बट ये कंपोनेंट फॉर्म में, कार्टेशियन कंपोनेंट या यूनिट वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अब इसके बाद हमें गिवन है u के बाद इसका मास भी गिवन है, ऊपर वो हम भी लिख देते हैं m = 2 kg। देन आपको गिवन है बेटा फोर्स है आपकी 6 न्यूटन, वो भी z एक्सिस में। तो देखिए, इसको भी यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं z एक्सिस का मतलब है i j k कैप लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स हो गई। अब आपको गिवन है कि टाइम कितना है, टाइम आपको गिवन है 5/3 सेकेंड। और अब आपसे पूछा क्या है, अगर सिंपली बोले तो v, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, अगर ये क्योंकि डायनामिक्स का सवाल है, लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पे फोर्स आ गया, वरना ये काइनेमेटिक्स का एक सिंपल सवाल बनता। तो आपको v चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इशू हो सकते हैं, यानी कुछ लॉजिकल इशू हो सकते हैं। जैसे बच्चा ये सोचने लग जाए कि u में तो कोई भी k कंपोनेंट है नहीं, दैट मीन्स दिस फोर्स विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग। या फिर अब ऐसा तो कोई ऑप्शन गिवन भी नहीं है कि बाद में u जो है आपका एग्जैक्टली वैसे ही v की तरह, v भी जो है u की तरह ही लिखा हो। तो ऐसे में क्या किया जाए, देखिए सबसे पहले ये एज्यूम करिए, ऐसा एज्यूम या ऐसा इमेजिन करिए कि ज़रूरी नहीं है कि z डायरेक्शन में अगर फोर्स गिवन है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी i और j कंपोनेंट में। क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट सोचते हैं कि क्योंकि वेक्टर फॉर्म कंपोनेंट में इंडिपेंडेंट होती है, i का j से मतलब नहीं है। बट देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे 2 डायमेंशनली मूव कर रही है, ठीक है, 2 डायमेंशनली मतलब उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है। अगर मैं इसी को बनाऊं यहाँ पर, तो x डायरेक्शन में 3i, यहाँ पे एक वेक्टर हो गया, और y डायरेक्शन में हो गया 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक नहीं, 4j कैप और 3i कैप। और देखिए, इसे कंबाइंड मोशन हम जानते हैं ऐसे होगी। लेकिन अगर इस दौरान इस पर z एक्सिस की तरफ कोई फोर्स लगे तो नेक्स्ट क्या होगा, ये फोर्स इसको ऐसे बाहर मूव करा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना, वैसे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप प्योरली मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो भी होगा, बट स्टिल एक डाउट था तो मैंने वो बताया आपको। अब v = u+at फॉर्मूला होता है। देखिए, ये फॉर्मूला वैलिड है जब तक हम ये एजम्पशन के साथ चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। तो चेक करते हैं, अगर नहीं आएगा देन वी हैव टू यूज डिफरेंशियल फॉर्म। तो अब हम देखें तो u है हमारे पास, t है, वी डोंट हैव a। तो a को निकालने के लिए हमें पता है a = क्या होता है, बाय न्यूटन लॉ F/m। तो F आपको गिवन है 6, मास आपको गिवन कितना है 2, तो ये हो गया 6 कितना था, k कैप। तो बेसिकली 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 3 k कैप। अब यहाँ पर आप a की जगह पर 3 k कैप पुट कर सकते हो। और ध्यान से देखिए, ये a जो है कांस्टेंट ही तो है, 3 जो लिखा है आगे मैग्नीट्यूड वो भी कांस्टेंट है, और k कैप देखिए i j k जो होते हैं कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट है, तो u की जगह हमने क्या डाल देना है, 3i + 4j प्लस a की जगह हम डाल देंगे 3k, और टाइम की जगह हम लिखेंगे 5/3, ठीक है। तो ये ऐसे कट जाएगा। ओवरऑल सॉल्यूशन आ गया हमारा 3i + 4j + 5k कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब यहाँ पे ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3i 4j √5 3i, नहीं ये भी नहीं है, 3i 4j, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसा हो गया। तो देखिए, सिंपल सवाल अगर देखें तो इसमें ज़्यादा खास नहीं था, बस 2 डाउट जो थे जो मैंने बताया। यूजुअली मैंने देखा कि स्टूडेंट्स उसमें लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा लॉजिक क्या वो इलॉजिक हो जाता है। जैसे फोर्स इस डायरेक्शन में, सर इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा सोचिए कि इम्पैक्ट पड़ेगा, वेदर वो जे डायरेक्शन में। दूसरी बात, दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई ये काइनेमेटिक्स का ये फॉर्मूला लगा है, वरना आपको डिफरेंशियल फॉर्म में जाना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन
आया था, ये भी 7 अप्रैल में इवनिंग शिफ्ट में था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, तो ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है 500 ग्राम, जिसको मैं हाफ केजी मानता हूँ, और उसके साथ आपको वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी कैसी है, डिस्टेंस के साथ वेरी करने वाली, ठीक है, यानी अलग अलग डिस्टेंस पर लगोगे। तो आपको बोल रखा है कि ऐसा, अब वेलोसिटी बदल रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो फोर्स होगी, ठीक है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती है। और लेकिन हमें आदत है वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट देखने का, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है। अब हमसे फोर्स पूछी गई है, तो हम जानते हैं, देखिए एफ का फॉर्मूला तो एम इंटू ए ही होता है। अब एम होता है, ए हमें गिवन नहीं है, तो ए ऐसे निकलेगा। अब यहाँ पर हमें बस v से a निकालना है, तो देखिए v इज इक्वल टू 4√x। अगर मैं dv बाय dt करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो हम एक लॉजिक पढ़ते हैं, चेन रूल, कि देखो 4 तो ऐसे का ऐसा रहेगा। अब √x का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जो आगे इसकी पावर है, यानी अगर मैं इसे देखूँ ध्यान से, तो ये x की पावर हाफ है, तो ये आ जाएगा हाफ, ऐसे मैं लिखूँगा 4 इंटू हाफ, और यहाँ पे बेटा x की पावर हाफ माइनस 1 है ना। और फिर देखिए अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज हम x का t पे डिपेंडेंस नहीं जानते, बिकॉज डिफरेंशिएशन हुआ है t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे था x, तो लास्ट में इसके लिए भी एक नंबर लिखा जाएगा dx, यानी डिफरेंशियल करके ऐसे रखेंगे dx बाई dt। अब ये हो गया कंप्लीट, ठीक है, इसका एक प्रॉपर टर्म होती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, चेन रूल बोल देते हैं, अलग अलग टर्म, बट मैथमेटिक्स में आपको ये इजीली एसेसिबल है बुक्स में। अब ये पूरा जो सॉल्यूशन देखें हम, तो ये बन गया डी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2, तो ये आ गया 2, और x की पावर हाफ माइनस 1, यानी कि नीचे √x आ जाएगा, और इधर dx बाई dt का मतलब है v। अब आप देखिए v का मतलब तो ऊपर सवाल में दे ही रखा है, वेलोसिटी इज गिवन एज 4√x, तो ये 4√x ऐसे कट गया, ओवरऑल क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गई इतनी। अब ये एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर देंगे, मास हाफ केजी था आपका और एक्सेलरेशन 8 हो गई, तो बेसिकली 4 न्यूटन आपकी फोर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले हैं ऐसे, जहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी गई, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो आप ऐसे भी असेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये उन क्वेश्चनों में से है जिस तरह क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल्स पे हर साल पूछे जाते हैं। इसी के साथ अब आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है कि एक क्यूबिक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं उसके, कि ये मैंने बनाया इंक्लाइंड प्लेन, एक क्यूबिक बॉक्स अगर यहाँ पर होगा इस तरीके से, तो उसके ऊपर सबसे पहले अगर उसका mg फोर्स इधर लगेगा और उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आप जानते हैं कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगेन इस फोर्स का ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 60 डिग्री, और बेटा इधर वाला हो जाएगा mg sin 60 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन के भी बारे में बात कर रखी है कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की भी फोर्स होगी, उसका आप जानते हैं मैग्नीट्यूड म्यू के एन होता है, नॉर्मल यहाँ पे लगेगी। अब देखिए ये सारी फोर्सेस, अगर आप मैकेनिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको बताइए, ये सारी फोर्सेस का लॉजिक ये होता है कि आप ये समझाते हैं कि जहाँ पे भी फोर्सेस का बैलेंस है वहाँ ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रह सकती है या यूनिफॉर्म मोशन में, एंड जहाँ पे फोर्सेस का अनबैलेंस है वहाँ एक्सेलरेशन होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर रहा है, डेट मीन्स पहली कंडीशन तो यही हो गई कि n इज इक्वल टू mg cos 60 डिग्री होगा, जिससे जो मेरा म्यू के n है वो आपका निकल आके आ जाएगा म्यू के mg cos 60 डिग्री। अब गिवन क्या है, पहले सवाल को देख लेते हैं। लिखा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन से g/2 एक्सेलरेशन से आ रहा है, इस कंडीशन से आप आइडेंटिफाई करो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर न्यूटन लॉ लगाएंगे, F इज इक्वल टू ma, जहाँ पे ये होगी नेट फोर्स, ये नेट मास और ये नेट एक्सेलरेशन। तो देखिए फोर्स कितनी होगी, जब ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे आ रहा है, डेट मीन्स नेट फोर्स होगी mg sin थीटा माइनस म्यू के n। तो यहाँ पर mg sin थीटा या mg sin 60 डिग्री माइनस म्यू के mg cos 60 डिग्री इज इक्वल टू मास कितना है, मास me है, तो me लिखता हूँ मैंने अभी तक me लिखा है,
और यहाँ पर ए कितना है, नेट एक्सेलरेशन g/2। तो देखिए हमने न्यूटन का लॉ ही लिखा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो mg कट जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का म्यू के, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। और इधर g/2 है, g/2 नहीं 1/2 है, g तो कट चुका है। अब अगर यहाँ से ये हाफ 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 काट दोगे तो म्यू के हो गया आपका, म्यू के उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 - 1, ठीक है। और ऐसे ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन नंबर डी है ऐसा, ठीक है। तो हमने देखा ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन हम सीबीएसई लेवल में भी स्टैंडर्ड सवाल हम करते हैं, बस वो सवाल डायरेक्टली हम जो करते हैं वहाँ पे नेट एक्सेलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन निकालने को बोल देते हैं, नहीं ए निकालने के लिए यहीं तक लिख के छोड़ देते हैं। उन्हीं चीज़ों को मैनिपुलेट कर दिया गया है कि अगर इतनी वैल्यू होगी तो क्या कंडीशन होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगेन ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन है एक, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक, इसको पढ़ते पढ़ते यहाँ पे डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक ब्लॉक है जो सस्पेंडेड है 2 स्ट्रिंग से, और θ1 θ2 जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है, जो सीलिंग के साथ। तो देखिए ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जिन बच्चों ने सवाल सॉल्व किए उन्हें तो पता चल जाएगा कि ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है, SC वर्मा से लेके किसी भी जेनरिक किताब में ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक ब्लॉक है ऐसे m मास का, ऐसे हैंगे, तो यहाँ पे सीलिंग के साथ एंगल है यहाँ पे θ1 θ2। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो टेंशन जनरेट होगी इसका नाम उन्होंने T1 दे रखा है, और जो इधर होगी वो T2 है एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, और ये आपका जो है ये वाला एंगल भी θ1 होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2। अब देखिए यहाँ पर T1 है तो ऑब्वियस सी बात है ये हो गया आपका T1 cos θ1, और इतना पार्ट हो गया आपका T2 cos θ2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर फोर्स लगेंगी दोनों, ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट होंगे, यानी T1 साइन θ1 T2 साइन θ2, 2 फोर्सेस ये हो जाएंगी, और इस ब्लॉक का अपना mg नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमने, जैसे पिछला क्वेश्चन था, हमने बिना स्टार्ट करने से पहले सारी फोर्सेस बना ली। अब यहाँ एक स्पेशल कंडीशन है, कुछ सॉल्व करने को दे रखा है, बोल रखा है आपको T1 और T2 ऐसे रिलेटेड है, T1 = √3 टाइम्स T/2, और एंगल्स कितने होंगे, एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें, ये ऐसे टंगा हुआ तभी रह सकता है जब वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करेंगे, यहीं लिखते हैं ताकि थोड़ी जगह पे आ जाए। तो बेटा आपको दिख रहा है कि T1 cos θ1 किसके बराबर होगा, T2 cos θ2 के बराबर, ठीक है। और गिवन क्या है कि T1 की वैल्यू कितनी है, √3 T2, और यहाँ पर cos θ1 = T2 cos θ। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने आप, यानी जिसे कहते हैं ना, लॉजिकल वे में ऑप्शंस को ट्रेस आउट करना है कि कौन सा सही बैठ सकता है। जैसे अगर आप एंगल देखो 30 60 45 ऐसे हैं, अगर मैं cos θ1 को 30 डालता हूँ तो देखिए cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और उधर जब 30 डलेगा तो θ2 की वैल्यू 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो यहाँ पे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ हाफ हो जाएगा, ये तो बनेगा नहीं। 45 वाला डाल के देखता हूँ तो दोनों ही केस में, जैसे हम 0 1 2/4, तो 45 वाले में आता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ 1/√2 डालेंगे cos 45 की, यहाँ भी cos 45 की 1/√2, तो अगेन √3/√2 और यहाँ पे 1/√2, तो भी सिमेट्री, यानी ये इक्वल नहीं बैठेगा। लास्ट कॉम्बिनेशन बनती है 60-30 वाली। अगर हम 60 डालते हैं तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 60 की होती है sin 30 वाली वैल्यू, नहीं हाफ, यानी √3/2 बन जाएगा, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखो अगेन ये वाला ऑप्शन से सही बैठ जाएगा। जैसे अगर आप चेक करो, यानी डायरेक्टली आपने T2 cos 60 डिग्री डालो यहाँ पर, = यहाँ पे T2 लिखो, और यहाँ पे डालो cos θ2 की जगह 30 डाल दो, cos 30 डिग्री। तो बेटा √3 T2
cos 60 की वैल्यू हमने बताई जो sin 30 की होती है, डेट मीन्स हाफ, और इज इक्वल टू T2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हो ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ तो ये वैल्यू ठीक है। लेकिन अभी हम दूसरी कंडीशन में यानी वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसे वेरीफाई करेंगे। इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, तो अगेन वर्टिकल डायरेक्शन में भी अगर ये टंगा हुआ इक्विवेलेंट कंडीशन है तो ये T1 sin θ1 और T2 sin θ2 किसके बराबर होने चाहिए, mg के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T1 sin θ1 प्लस T2 sin θ2 इज इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, अब अगेन कंडीशन पुट कर देते हैं, T1 की जगह डाल सकते हैं √3 T2। अब क्योंकि हम ये एंगल पहले से सिलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ बस हमें वेरीफाई करना है। अगेन बेटा sin 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ मैं डालूंगा, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, sin 60 डिग्री प्लस T2 डाला यहाँ पर, और यहाँ पे sin 30 डिग्री इज इक्वल टू mg। अब आप देखें यहाँ पे √3 लिखा, T2 लिखा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो √3/2 प्लस T2 डाला, sin 30 की होती है हाफ, इज इक्वल टू mg। तो ये ओवरऑल देखने में लग गया 3/2 T2 प्लस हाफ T2 इज इक्वल टू mg। तो देखो ये हो गया 4/2, 3/2 प्लस बेस सेम है, 4/2 का मतलब हो गया 2T2 इज इक्वल टू mg, और बेटा T2 इज इक्वल टू mg/2। तो देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सही बैठ गया पूरा ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन इतना यूनिक और इतना कॉमन क्वेश्चन है कि हर बार आया है। ठीक है, स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में पता नहीं मल्टीपल टाइम्स हर स्कूल ने पूछते हैं इसे, बट जरा सा ट्विस्ट, यानी आप अगर इसके लॉजिक को ध्यान रखते हैं तो बस वहाँ पे ये क्वेश्चन मैथमेटिकल वे में ले गए हैं कि आपको एक कंडीशन दे दी और उससे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो वही जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, अगर थोड़े से एनरिचमेंट उसमें कर लें तो बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको ये सब समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।